ठीक है, इस मॉडल को रन कर रहा हूं अब मैं ऑगमेंटेशन के साथ, और समरी विद ऑगमेंटेशन। टोटल पैरामीटर्स कितने लाख बन रहे हैं, ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स 0 हैं। देयर इज अ क्वेश्चन नाउ, इन दोनों में क्या फर्क है, ट्रेनेबल पैरामीटर्स और नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या कोई पैरामीटर्स नॉन ट्रेनेबल भी होते हैं? हाँ हाँ, कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं, सुनो इस बात को तवज्जो से, जो लेयर्स में वेट्स लर्न हो रहे हैं वो तो पैरामीटर ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन अभी हम आगे ट्रांसफर लर्निंग पढ़ेंगे, फाइन ट्यूनिंग पढ़ेंगे, तो वहां हम मॉडल्स को फ्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो एक फ्रीज हुआ हुआ मॉडल हम लेते हैं और फिर इस मॉडल से प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो जब मॉडल फ्रीज होता है तो उसके वेट्स भी क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि ये सारे पैरामीटर्स अब क्या हैं, नॉन ट्रेनेबल है। अच्छा, इसके अलावा अभी हम आगे बैच नॉर्मलाइजेशन जो है उसकी लेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगाएंगे। अभी हमने नॉर्मलाइज करते हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन हम डेटा पे करते हैं ना, डेटा नॉर्मलाइज कर लिया, उसके बाद मॉडल में फीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ड्यूरिंग लेयर्स, जब हमारे आउटपुट निकल के दूसरी लेयर में जा रहे हैं एज अ इनपुट, उस दरमियान हम उन आउटपुट्स को क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करवाएंगे। क्या कराएंगे? क्योंकि ऐसा हो सकता है मॉडल जो है वो बड़े वेट्स लेना शुरू कर दे और ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम का शिकार हो जाए, एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। तो हम उसके जो लर्निंग है उसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। उस नॉर्मलाइजेशन के दरमियान 4 वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। एक वही होता है वेट और बायस, और एक होते हैं उस लेयर तक जो डेटा पहुंचा है उसका मीन वैल्यू और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। ये होते हैं दोनों नॉन ट्रेनेबल। क्या होते हैं? और जो बायस और वेट की वैल्यू है नॉर्मलाइज लेयर की, वो है ट्रेनेबल। तो जब वो नॉर्मलाइज लेयर बीच में डाल देंगे तो कई दफा वो नॉर्मलाइजेशन लगी हुई होगी, एंड दैट विल शो कि इसमें जो कुछ वैल्यू जनरेट हुई है, एंड दीज वैल्यूज आर नॉन ट्रेनेबल। ठीक है, दीज वैल्यूज आर नॉन ट्रेनेबल। ठीक है, तो मैं वैसे ही उसको सर्च कर रहा था, स्टैटिक वैल्यू की, तो मैंने कुछ चीजें जो है वो, चलो वैसे ही हम देख लेते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर, सीखो भाई, सीखो इस बात को। अच्छा, ये वो सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको इनकाउंटर करेंगी जब कभी भी आप किसी इंटरव्यू में अपियर होंगे। ठीक है, और हाँ हाँ भाई, पढ़ा हुआ है तो फिर देखो, आज के दौर में एक बात मेरी सुनो, तकलीफ दे है लेकिन अच्छी बात भी बुरी भी है। आज के दौर में कोड इज नो प्रॉब्लम। मैं एक डेटा सेट दूं, जीपीटी को बोलूं, किसी और को बोलूं यार इसका मॉडल बना दो, वो आपको ठक से मॉडल बना दे, आप कॉपी करो, मॉडल चल रहा हो। आज अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो वो और इन डेप्थ होगा कि यार इसमें जो जो काम हुआ है जरा ये बताओ तो सही। समझ रहे हो? कोड इज नो प्रॉब्लम। तो हो क्या रहा है, काम तो सभी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो भाई, थोड़ा बैच नॉर्मलाइजेशन को देखते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ internal covariate shift in neural network. It works by normalizing the data within each mini batch. This means calculate the mean and variance of data in a batch and then adjust the values so that they have similar range. After that, scales and shift the values so that model learn effectively
उसकी लर्निंग जो है वो मुतासर ना हो। अच्छा, नीड क्या है, इधर से देखते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन मेक्स श्योर आउटपुट ऑफ ईच लेयर स्टे स्टीडी। आउटपुट क्या रहे, स्टीडी रहे। अगर वेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ऑटोमेटिकली जो नंबर जनरेट होना शुरू हो रहा है वो क्या होता जा रहा है, एंड एस बड़ा से बड़ा और आगे जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, आगे जाएगा और बड़ा हो जाएगा। दिस हेल्प मॉडल ट्रेन फास्टर एंड लर्न मोर इफेक्टिवली। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट। अब जब वैल्यू बड़ी होती जाती है तो जो जेन्युइन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो बड़े होने की वजह से वो भी सब क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं ना, आगे बढ़, मतलब उनकी वैल्यू में भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में जो, अब ये थोड़ा सा एल्गोरिथम लेवल का डिस्कशन है कि उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं, जो कोवेरिएंस होते हैं, कोरिलेशंस होते हैं, वो भी क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसी चीज को यहां पर क्या नाम दिया हुआ है, कोवेरिएट शिफ्ट। कि कोवेरिएशन में जो शिफ्ट आ रहा था वो क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, इसको रोक देता है। मेक्स ट्रेनिंग फास्टर, अलाउज यूज टू हायर लर्निंग रेट्स, हेल्प्स अवॉइड वेनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स, कैन एक्ट रेगुलराइजर, समटाइम रिड्यूस द नीड ऑफ ड्रॉप आउट। अभी ड्रॉप आउट की बात भी करते हैं। हाँ हाँ, देखो हमारा इनपुट आया, मैंने एज वाली इनपुट 23, वेट से मल्टीप्लाई हुई 0.001 प्लस उसमें बाय जेड हो गया, अब वो एज पता नहीं क्या होगी, चेंज हो गई ना। अब अगर वेट की वैल्यू अगर बड़ी आ रही है तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब हम कहते हैं कि यार वेट की वैल्यू की रेंज क्या रहे, सेट रहे। हमारा नॉर्मलाइजेशन का बुनियादी कॉन्सेप्ट भी यही था कि अगर एक कॉलम में ऐसी वैल्यूज लिखी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखे नंबर ऑफ कोर्सेज अटेंडेड, तो एक स्टूडेंट 2 कोर्स कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है, और एक कॉलम में लिखा हुआ है स्टूडेंट की एज, तो अब एक कोर्स, एक कॉलम की रेंज क्या है, 2 से 3 4 मैक्सिमम, और एक कॉलम की रेंज क्या है, 15 से लेके 60 70 तक आ रही है। तो अब ये दोनों कॉलम्स क्या हैं, डिफरेंट रेंजेस के हैं। तो अब अगर मॉडल क्या करेगा, इस पे लर्निंग करना शुरू करेगा, तो जो बड़ा वाला कॉलम होगा ऑटोमेटिकली उसके लिए वेट भी क्या होगा, और जब वेट बड़ा होगा तो इसका मतलब उस कॉलम की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, वेटेज बढ़ जाएगी। अच्छा, क्या जेन्युइनली एज की वेटेज ज्यादा होनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हो रहा है, ये मसला हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, डाटा को फीड करने से पहले सबको 0-1 की रेंज में कर लेते हैं, ताकि वो सिंक हो जाए, स्टैंडर्डाइज बिल्कुल हो जाए कि हर कॉलम की वैल्यू क्या है, 0-1 के। अब वेट को जो है ना वो चीज ऑब्जर्व नहीं होगी कि यार ये बड़ी वैल्यू तो इसको मैं क्या दूं, बड़ा वेट दूं, और बड़ा वेट देने से कॉलम पर बायसनेस क्रिएट होती है। अब यही काम हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन में, कि जब बैच उठाएगा डेटा में से, बैच आएगा, प्रोसेस हो रहा होगा, तो पहले क्या लग जाएगा भाई, और विद इन लेयर्स जो है वो बैच नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अच्छा, क्या क्या कैलकुलेट होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास हमने क्या किया भाई, एक बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर जो है वो यहां पर कैलकुलेट कर ली। अच्छा, बैच नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने इधर मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं एक काम करता हूं, बेनिफिट्स ऑफ बैच, नहीं, मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ जरा, बल्कि मैंने एक दफा निकाला ही था, शायद इधर होगा। बैच नॉर्मलाइजेशन पैरामीटर्स, ट्रेनेबल एंड नॉन ट्रेनेबल, इसको हम अल्फा, बीटा, मीन एंड वेरिएंस भी कहते हैं, वो खुद ही समझ जाएगा क्या पूछ रहे हैं।
ट्रेनेबल पैरामीटर्स कौन से हैं अभी? गैमा और बीटा, ये वही है, वेट और बायस। क्या है? वेट और बायस। और नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स क्या है? रनिंग मीन और रनिंग वेरिएंस, ये दोनों नॉन ट्रेनेबल है। ठीक है। अच्छा, ये आल्सो कॉल्ड शिफ्ट पैरामीटर, और ये आपका स्केल पैरामीटर, इनको दो ये पैरामीटर भी कहते हैं, स्केल पैरामीटर और शिफ्ट पैरामीटर। तो गामा सिंबल ये है, नाम कोई भी उसका अलग अलग किताब में अलग अलग नाम मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ बेसिकली ये मैं इस तरफ इसलिए आ गया कि वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था नॉन ट्रेनेबल, तो अब नॉन ट्रेनेबल समझाने के लिए मुझे एक्चुअल में दिखाना था कि व्हाट इज नॉन ट्रेनेबल। तो अब यहाँ पर पता चलता है हमें कि भाई नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स बैच नॉर्मलाइजेशन में हमें बाकायदा नजर आते हैं, और हम वो कैलकुलेशन में देखते हैं। जब बैच नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे उधर हम इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, कुछ नहीं करना, इंपोर्ट करना है और लेयर लगानी। अच्छा भाई, समरी में हमने देखा कि टोटल पैरामीटर, ट्रेनेबल पैरामीटर और नॉन ट्रेनेबल, जीरो कॉल बैक चलाया मैं इसके ऊपर। इस वक्त हम कौन सा काम कर रहे हैं? इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? मॉडल ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या लगाया हुआ हमने? ऑगमेंटेशन किया हुआ, यानी जो हमारा मॉडल पहले ओवरफिट हो रहा था, 97 से 70 पर एक्यूरेसी आ रही है, बहुत ज्यादा ओवरफिटिंग है, तो ऑगमेंटेशन को देख रहे हैं हम लगाने के बाद कि वो उससे कुछ रिड्यूस होती है, करीब आता है टेस्टिंग का रिजल्ट या नहीं आता है। ऑगमेंटेशन से हमारा डेटा का साइज जो है वो तकरीबन 3 गुना तो हो जाता है, क्योंकि हमने रोटेशन कौन कौन क्या क्या रोटेशन लगाई हुई है। ऑगमेंटेशन में हमने क्या क्या बोला हुआ है? रैंडम फ्लिप, रोटेशन और जूम। ठीक है, क्या करता है? हाँ हाँ, लेकिन ये तो कन्वोल्यूशन लेयर में जाने से पहले काम हो रहा है ऑगमेंटेशन का। यानी मैंने इसको एक इमेज दी भैया, तो इमेज, तो उसने उसकी 8 इमेजेस बना दी, और फिर वो 8 डिफरेंट इमेजेस को कन्वोल्यूशन में गुजारा। होता पैटर्न ही है सारा। 100 इपॉक्स हैं इसके। देखो अब करीब करीब चल रही है काफी।
देखो 91 और 82 हमने अच्छे खासे ईपॉक्स भी चलाए हैं। पहले 20-30 ईपॉक थे, 100 ईपॉक हैं। इसके बावजूद भी जो है ज़्यादा ईपॉक चला तो जल्दी ओवरफिट हो जाता है ना, लेकिन वो मामला जो है वो काफ़ी हद तक आगे ले आया उसको। क्या? कहाँ? क्यों? कहाँ पर? अभी तो ऑगमेंटेशन के साथ क्या ना, उसकी बात करो। कहाँ 30 थी? 30 ईपॉक पे क्या था? 80, 79, 80, 77, 79, 84, 79, 80। ये थोड़ा थोड़ा यूं एकदम से यूं नहीं चलेगा, ये फ्लग यूं यूं चलेगा ग्राफ इसमें, लेकिन एक लाइन जो है वो सही चलेगी। अभी देखते हैं। हाँ, तो बेटा ये भी तो देख कितने में है। अब बताओ ओवरफिट है नहीं है? अल्लाह के बंदे, ट्रेनिंग और अभी वैलिडेशन लगभग यूं ही चल रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। अब यूं अगर गैप शुरू हो जाए तो फिर मसला होता है। हमें तो इसके हिसाब से देखना है ना, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी। डिफरेंस को देखना है, खाली एक को नहीं देखना है। तो 100 के बाद ये आ गया 92 और ये आ गया 84। ठीक है, तो क्या क्या नतीजा निकाल रहे हैं आप इसमें? ऑगमेंटेशन ने काम किया या नहीं किया? ठीक है, ऑगमेंटेशन ने अच्छा काम किया। ईपॉक्स भी हमने बढ़ा दिए। 92 ट्रेनिंग में और टेस्टिंग यानी वैलिडेशन की 84 एक्यूरेसी, ये 70 थी पहले। ठीक है, ये 70 थी पहले, जो इंक्रीज होके कहाँ पहुंच गई? 84 पे पहुंच गई। अब टेस्ट में भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी है। तो टेस्ट की एक्यूरेसी 82, जो लगभग वैलिडेशन के करीब ही होती है। टेस्ट की एक्यूरेसी भी हमारे पास क्या हो गई? 82 हो गई। ठीक है, यहां तक बात। ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में देखो, दोनों में 100 क्या चला दिया भाई। जी जी। किधर? एक्यूरेसी 82.6, लॉस 4.27, और यहाँ पर आ रही टेस्ट एक्यूरेसी 81.7। 100 आ रही। दोबारा चलाओ तुम लोग एक बार, मॉडल क्रिएशन जहाँ हुई है वो सेल दोबारा चलाओ।
ऑगमेंटेशन के बाद अब हम जाएंगे किसी तरफ, फाइन ट्यूनिंग की तरफ। क्या बात है, बड़ा कमाल कर रहे हो यार, वो कैगल कंपटीशन जीत लो। कब से 100 हो गई माशाल्लाह। अबे ये तो शुरू से ही 100 हो गई भाई। जाके डेटा में देखना पड़ेगा वैलिडेशन में क्या सीन है। क्या? किस चीज़ का? नहीं सही चल रहा है सब, देखते हैं कि वन पे कैसे आ रही है, कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, बस हो सकता आ रही हो वन, कोई मसला थोड़ी।
फोन आ रहा है तुम्हारा? रेडी आ रहा है सही। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड ऑगमेंटेशन के बाद दूसरी जो हमारे पास कम डेटा को रिजॉल्व करने की टेक्निक है, एंड दैट टेक्निक इज कौन सी भाई? वो कि हम क्या करेंगे? हाँ, ऑगमेंट किया हमने, मॉडल ट्रेन किया, तो हमारे पास ये सिचुएशन है ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, लेकिन लगभग ये साथ ही चल रहे हैं ऑल द टाइम। अच्छा जी, लेवरेजिंग अ प्री ट्रेन्ड मॉडल। क्या अब हम एक प्री ट्रेन्ड मॉडल से क्या करें, फायदा उठाएं? ये वर्ड प्री ट्रेन्ड मॉडल जब आज पहली बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर अब आप प्री ट्रेन्ड मॉडल्स ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, चाहे वो NLP के केसेस हों, एजेंट्स हों, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हों, वो सब प्री ट्रेन्ड मॉडल्स ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। हाँ, फाइन ट्यूनिंग भी होती है, और फाइन ट्यूनिंग से बढ़कर एक होती है फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी उसका जिक्र करते हैं हम। तो भाई, अ कॉमन एंड हाईली इफेक्टिव अप्रोच ऑफ डीप लर्निंग ऑन स्मॉल इमेज डेटा सेट इज टू यूज अ प्री ट्रेन्ड मॉडल। कि अगर आपके पास डेटा कम है और आप समझते हैं कि मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं होगा हमारे ट्रेन करने से, तो आप क्या करें? A pre-trained model is model that was previously trained on large data set, typically on a large scale image classification task. In case of image classification task में बड़े डेटा पे ट्रेन हुआ होगा। हमने कितनी कितनी ली थी? 50,000 में से हमने 1000 ट्रेनिंग में ली थी, 500 वैलिडेशन में और 500 टेस्टिंग में। तो अगर इतना हमारे पास डेटा हो तो हम एक अच्छा मॉडल शायद नहीं ट्रेन होगा इतनी इमेजेस पे। ज़्यादा इमेजेस के केस में और ज़्यादा रिकॉर्ड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। क्या नई चीज़ें? हाँ, इसीलिए तो हमने जो कन्वोल्यूशन इतना डिस्कस किया है, NN डिस्कस किया है, कि कल को अगर आपको करना पड़ जाए, अपना आर्किटेक्चर बनाना पड़ जाए, तो आप उस काबिल तो हो कि अपना आर्किटेक्चर लिख सकें कि हाँ यार, पूलिंग लगा दूं, ये कर दूं, कुछ डिफरेंट ट्राई करूं और कुछ डिफरेंट ट्राई करूं। सही है। If the original dataset is large enough and general enough, the spatial hierarchy of features learned by the pre-trained model can be effectively act as generic model for the visual world, and hence its features can prove useful for many different computer vision problems, even though these new problems may involve completely different classes than the original task. अब यहाँ पर सवाल आ गया, which is very important, ये भी एक सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि भाई एक ऐसा मॉडल है जो बड़े डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है, सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो जो डेटा है वो इमेजेस हैं ही कोई और,
मेरा जो डाटा है वो इमेजेस कोई और है, वो इंसानों की इमेजेस हैं और वो जानवरों की इमेजेस पे ट्रेन हुआ है। समझ रहे बात? तो फिर उसमें तो वो क्लासेस ही नहीं है जो क्लासेस मेरे डेटा की हैं, वो क्लासेस तो उस प्री ट्रेन मॉडल की है ही नहीं। फिर ये मामला कैसे चलेगा? एक मॉडल जो कुत्ते बिल्लियों के लिए ट्रेन हुआ है वो इंसानों को कैसे प्रोडिक्ट करेगा? क्या ख्याल है आपका? ठीक है, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि भाई एक चीज है ही नहीं वहां पर, तो ये मामला बढ़ेगा कैसे? यहां पर यही बात लिखी है कि भाई ये होगा, अभी मैं समझाता हूं क्यों होगा। इट्स फीचर्स कैन प्रूव यूजफुल मैनी डिफरेंट कंप्यूटर प्रॉब्लम इवन दो दीज न्यू प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व कंप्लीटली डिफरेंट क्लासेस देन दोज ऑफ द ओरिजिनल टास्क। जो हमारा ओरिजिनल टास्क है उससे उसकी क्लासेस क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस यू माइट ट्रेन अ मॉडल इन इमेजनेट, आप इमेजनेट का डेटा सेट लेके ट्रांसफॉर्म करें that are mostly animals and everyday objects, and then prepare this trained model for something as remote as identifying furniture items in the images। और इमेजनेट के डेटा सेट में से आप अब एक मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं जो फर्नीचर आइडेंटिफाई कर ले, तो कैसे करेगा? सच portability of learned feature across different problem is the key advantage of deep learning compared to many other older shallow learning approaches। डीप लर्निंग के साथ ये बड़ी अच्छी बात है, एंड इट मेक्स डीप लर्निंग वेरी इफेक्टिव फॉर स्मॉल डेटा प्रॉब्लम्स। अब होता क्या है देखो, अब मैं आपको यहां जरा खोल के एक्सप्लेन करता हूं कि मुद्दा क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। देखो हमने शुरू में ये बात की थी कि हमारे मॉडल के, हमारे कन्वोल्यूशन मॉडल के कितने पार्ट हैं। आप अगर एक कन्वोल्यूशन मॉडल की इमेज देखें तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी इमेजेस बनी हुई नजर आती हैं। convolutional neural network, तो you will see images like this। ये हाँ नजर आ रही? हम कोई इमेज ले लेते हैं like this कि भाई क्या हुआ जी, ये VGG16 आर्किटेक्चर है कि एक इमेज जो है वो यहां से क्या की गई, इनपुट की गई, और वो मुख्तलिफ कन्वोल्यूशन लेयर से और मैक्स पूलिंग लेयर से होते 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 आखिर में। अच्छा अब यहां एक सवाल है, यहां आकर ये रिजल्ट क्या हो गया है? वेक्टर बन गया, फ्लैट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां हमने कौन सी लेयर लगाई? डेंस लेयर लगानी है। क्या लगानी है? और डेंस लेयर का इनपुट जो है वो वेक्टर होता है। ये डेंस लेयर करती क्या है? यही एक्चुअल में डेंस लेयर ही प्रिडिक्शन का काम करती है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी या क्लास आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? इसलिए हमने हर कन्वोल्यूशन में देखा आखिर में क्या लगा रहा है। तो कन्वोल्यूशन क्या करता है? कन्वोल्यूशन का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एजेस निकालने का काम करता है। क्या निकालता है? एजेस निकालने का काम करता है। सही है? यानी जो ज्यादा लर्निंग है और ज्यादा पैरामीटर जनरेट हो रहे हैं वो कहां जनरेट हो रहे हैं? इस वाले पोर्शन में हो रहे हैं। सही है? अच्छा अब होता ये है, हम ये करते हैं, सुनो जरा, हम ये करते हैं कि ये डायग्राम बुक में भी आपको मिलेगी कि हम ये वाला हमारा जो है ये हमारा क्लासीफायर है। क्या है? क्लासीफायर बेस। और ये वाला हमारा क्या है? कन्वोल्यूशनल बेस है। ठीक है, क्लासीफायर बेस और कन्वोल्यूशनल बेस। हम ये करते हैं कि हम इसका क्लासीफायर बेस हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? और अपना क्लासीफायर बेस लगा देते हैं। क्या करते हैं? अपना क्लासीफायर बेस लगा देते हैं। हम सिर्फ
प्री ट्रेन मॉडल का क्या पार्ट लेते हैं हम? कन्वोल्यूशनल बेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हम सिर्फ क्या ले लेते हैं? कन्वोल्यूशनल बेस ले लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं हम? पूरा क्यों नहीं ले लेते? पूरा ले लेंगे तो वो क्लासेस जो हैं, जो उसकी ट्रेनिंग में है ही नहीं, तो प्रिडिक्ट कैसे करेगा? अब देखो, अब मैं आपको इधर एक मिसाल से समझा रहा हूं और उसको आपने समझना होगा, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट वाली बात समझ में आए कि भाई क्यों। देखो, कन्वोल्यूशन बेस का काम है एजेस निकालना। क्या निकालना? एजेस निकालना। अच्छा, मैं एक बात अब करने लगा हूं, जरा तवज्जो सुनो ये बात, कि तुम में से एक आदमी है जो फुटबॉल का प्लेयर बनना चाहता है, और एक आदमी है जो क्रिकेटर बनना चाहता है, और एक आदमी है जो हाँ, कबड्डी भी हो सकता है, ठीक है, ओलंपिक में दौड़ लगाना चाहता है। एक आदमी है जो पुलिस में भर्ती होना चाहता है, एक आदमी है जो आर्मी में भर्ती होना चाहता है। अच्छा, आप देखो, ये डिफरेंट लोग हैं। ये सारे लोग ये प्लान करते हैं कि भाई अपने अपने घर में, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे को अपने अपने घर में, लेकिन रहते एक ही इलाके में, एक दूसरे को जानते भी नहीं है कि यार ये काम करना है। तो इन सब चीजों के लिए, ये सारे गेम्स और सारी चीजों की प्रिपरेशन करने के लिए एक चीज बड़ी कॉमन है सब में, और वो क्या है? वो है स्टेमिना। ये सारे लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के इलाके के ग्राउंड में आ जाते हैं और दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सारे ही दौड़ लगा रहे हैं, सब एक जैसा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन ये दौड़ लगाना सबके लिए क्या है? सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अच्छा, दौड़ लगाने का काम जब मुकम्मल हो गया, इतना स्टेमिना बन गया कि अब जाके फिजिकल क्या कर सकते हैं? टेस्ट भी दे सकते हैं, और वहां पर इम्तिहान होगा अगर, तो वो सारी एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। तो अब सब एक जगह दौड़ रहे थे, ठीक है, एक को पुलिस वाले ले गए, मतलब एक को आर्मी वाले ले गए, ठीक है, एक को जो है ना वो क्रिकेट वाले ले गए। देखो यहां हो क्या रहा है? यहां हो ये रहा है कि उन सब का कन्वोल्यूशन बेस क्या था? तो कन्वोल्यूशन बेस जो है ना, बेसिकली वो एजेस निकालना सीखता है, उसको आगे नहीं पता होता क्या करना है। तो मेरी बात समझना, अब वो एजेस चाहे आप पहाड़ों की निकालें, चाहे आप कुत्ते की निकालें, चाहे इंसान की निकालें, उसको इससे गर्ज भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है सामने वाला कुत्ता है या इंसान है, ठीक है। उसके पास तो सिर्फ क्या है? नंबर है, और वो उनमें से क्या निकालना सीख रहा है? एजेस निकालना सीख रहा है कि भाई एक तस्वीर आ गई, उसने यूं करके निकाल ली, ये मुंह बन रहा है, ये आंख बन रही है, कान बन रहा है, ठीक है जी, ये दुम बन रही है, चलो टांगे बन रही है। एजेस निकालना सीख रहा है, सिर्फ क्या सीख रहा है? अब वो एजेस निकालने पे ट्रेंड है। अब वो पांचों बंदे दौड़ने पे क्या है? ट्रेंड है। अब चाहे उनको ओलंपिक में दौड़ाओ, चाहे ट्रेनिंग में दौड़ाओ, चाहे फुटबॉल ग्राउंड में ले जाके फुटबॉल खिलाने के लिए दौड़ाओ, बट उनको अब दौड़ना क्या होता है? आता है। यही काम कन्वोल्यूशन जो है ना यहां करता है। कन्वोल्यूशन बेस को जब इमेजेस दी जाती हैं, तो वो कन्वोल्यूशन क्या कर रहा होता है? सिर्फ एजेस निकालना सीख रहा होता है। उसको इस बात से गर्ज नहीं होती कि वो किस चीज की एज निकाल रहा है, नहीं, उसके पास इमेज आएगी, वो एज कैलकुलेट करके दे देगा। तो हमारा अब फैसला करना किसका काम है? क्लासीफायर का काम है। तो हमने कहा यार ठीक है, एक आदमी
जो दौड़ने में माहिर है, पहले ट्रेन हो चुका है, तो मुझे क्या जरूरत है किसी बंदे को ले जाऊं, पहले मैं दौड़ सिखाऊं, और फिर भाई ऑलरेडी ट्रेन, दौड़ में ट्रेन है, इसी को उठा के जहां दिल जाना है वहां फिट कर दूं। जहां उस दौड़ का काम है, इस बंदे को उस दौड़ के काम में जहां ले जाके क्या कर दो, फिट कर दो। तो कन्वोल्यूशन पार्ट जो है उसका हमने हटा दिया, अपना लगा दिया, दौड़ पहले से आती है उसे। अब हम सिर्फ क्या देंगे उसे, इधर देखो, हम यहां से अपना कुत्ता देंगे उसे, तस्वीर देंगे उसे, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग की जरूरत, वो एजेस निकालने में क्या है, ऑलरेडी ट्रेन है, वो ठग से यहां से प्रिडिक्शन करेगा उसके ऊपर, और प्रिडिक्शन में उसका आउटपुट क्या होगा, जो लास्ट लेयर होगी, अरे भाई जो लास्ट लेयर होगी यहां तक की, मैंने इमेज इनपुट में यहां से इमेज दी, जो भी इमेज साइज था उसने ये आउटपुट निकाल दिया, एजेस निकाल के ये आउटपुट निकाल दिया। अब ये आउटपुट उठा के मैं कहां ले जाऊंगा, फ्लैट करके। अब ये आउटपुट निकालेगा कैसे, मैं यहां तक के मॉडल पे प्रिडिक्ट चलाऊंगा, तो इसकी प्रिडिक्शन क्या होगी, इसकी प्रिडिक्शन में कैट डॉग नहीं आएगा, इसकी प्रिडिक्शन में ये आउटपुट आएगा, क्या आएगा, इस लेयर का ये आउटपुट आएगा, और इस आउटपुट को लेके मैं कहां करूंगा, अपनी डेंस लेयर का इनपुट बना के उससे काम चला लूंगा। तो अब हमारा जो एक लंबा प्रोसीजर था कन्वोल्यूशन लेयर्स पे ट्रेनिंग का, वो सारा प्रोसेस क्या हो गया, ऑलरेडी हमारा रेडी है फ्रॉम एनी अदर मॉडल, जो कि कई लाख इमेजेस पर ट्रेन हुआ है और बेहतरीन ट्रेन हुआ है। सही है। अब इस प्रोसेस को देखो जरा, मैं डायरेक्ट लेके चलता हूं किस पर, फीचर एक्सट्रैक्शन विद प्री ट्रेन मॉडल। नहीं, अभी जो हमने बात की है वो ये वाली बात की है, क्लासीफायर हटाया, ये हटाया, अपना न्यू क्लासीफायर लगाया, ओके। यहां पर देखो, यहां पे कोई मॉडल लेंगे, इतने सारे मॉडल ले सकते हैं, रेस्ट नेट, ली नेट, डेंस नेट, एक्सेप्शन, इंसेप्शन, बहुत सारे मॉडल हमने लोड किया। मॉडल, इसको इनपुट शेप बता दी। यहां देखो क्या करने जा रहा हूं, ये कन्वोल्यूशन बेस की समरी आ रही है, किसकी समरी, कि कन्वोल्यूशन बेस को ये इनपुट मिलेगा, और कन्वोल्यूशन बेस हमें क्या निकाल के देगा भाई, इतनी देर के बाद हमें क्या निकाल के देगा, 5/5। ये उठा के कहां ले जाना, मैंने डेंस में डाल देना। अब ये देगा कैसे, देखो, फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट जा रहा हूं, हाँ फीचर एक्सट्रैक्शन पे चलते हैं। देखो क्या किया इधर, बस ये वाली चीज यहां वाले में देखो, फीचर एक्सट्रैक्शन, सही वही होगा। देखो क्या करना, बस इतनी बात समझ लो। ये देखो क्या किया, डाटा शेटा जैसे लोड किया, देखो हमने डाटा लोड कराया, ठीक है। डाटा लोड कराने के बाद वो प्री प्रोसेस डाटा किसको दे दिया, कन्वोल्यूशनल बेस पर हमने मॉडल, वो भी मॉडल ही है ना, तो मॉडल पे क्या चलाया, प्रिडिक्ट पे अपना डाटा दे दिया, प्रोसेस इमेज दे दी, जो हमारे पास डाटा है 10-20 इमेजेस, 15 इमेजेस, 20 इमेज दे दी, वो हमें क्या निकाल के दे रहा है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन में नाम नहीं आएगा, इसमें मैट्रिसेस आएंगी नंबर्स की, ठीक है। ये फीचर्स हमने सारे के सारे अपेंड कर दिए, लेबल अपेंड कर दिए, डाटा बना दिया। आगे क्या करना है, मैंने इसको, ये हमारा फाइनल फीचर हो गया, 2000 इमेजेस, 5/5, 512, हमने 2000 इमेजेस दी। कन्वोल्यूशन का आखिरी आउटपुट क्या है, 5/5, 512, ये आ गया। इस आउटपुट को ले आके कहां डाल दिया, केरास, फ्लैट करा, आउटपुट आ गया। तो यहां पर जो ट्रेनिंग का प्रोसेस था इसका, कन्वोल्यूशन का, वो किया ही नहीं। ये बेस हमने किसका इस्तेमाल किया, एक ऑलरेडी लोडेड मॉडल का, जो हमने अलग से लोड किया। कौन सा मॉडल, दिस इज केरास एप्लीकेशन VGD16 मॉडल, वेट्स इमेजनेट वाले डेटा के इस्तेमाल करो। इंक्लूड टॉप को क्या कर दो, टॉप का मतलब क्या है, वही क्लासीफायर बेस, उसका हटा दो, वो नहीं चाहिए। इनपुट शेप जो है वो ये होगी। यहाँ और भी दूसरे कोई मॉडल ले लो, VGD16 है, VGD16 इसलिए कहते हैं 16 लेयर्स है इसके अंदर, समरी में आप देखेंगे। और ली नेट है, रेस्ट नेट है, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है।
और ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, टेस्टेड रिजल्ट हैं। चलें अब शुरू करें इस पे काम।